हेलो एवरीवन, मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस फार्मेसी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्विक रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जाने वाले हैं, पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोल कहते किसे हैं। ठीक है सर, मोल से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो नॉर्मलिटी से आता है, नॉर्मलिटी समझने के लिए मोल समझना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो मोल बेसिकली जो है हम लोग इसको लिखेंगे और सिर्फ समझते चलेंगे जल्दी जल्दी। मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट जो आपको दिया गया है। ठीक है, और एम डब्ल्यू इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा ओरिजिनल होता है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है जैसे मॉलिक्यूलर वेट अगर हम एम डब्ल्यू कहीं पे लिखें तो आप समझ जाएं कि ये मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर रहा है। जनरली मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि कैलकुलेट दी मोल, ठीक है, मोल इक्वल टू व्हाट इफ उसका दिया जाए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको दे दिया जाए जैसे कि गिवन वेट दिया जाए 20 ग्राम, सॉरी 2020। ठीक है, कितना दिया जाए 2 और 020 ग्राम। ठीक है, तो इसका जब हम लोग मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट क्या है 20 और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितना हो गया 16 1 17, 17 3 20 20 40, तो कितना हो गया 40 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 40 और इसको डिवाइड कर दिया 20 कम 20 20 दूना 40, तो कितना है 1/2। तो हमारा जो मोल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है, या फिर 0.5। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5। क्लियर है। इक्विवेलेंट वेट सर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट वही होता है जो हमने मोल निकाला है, उस चीज को हम लोग जैसे कि इसको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो है ऐसे याद करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू जो हमारा गिवन वेट होता है वो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये तो मोल हो गया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। इसी को क्या लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसी किसी का सब पे किस पे डिपेंड करता है, एन फैक्टर या फिर उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है। ठीक है, साल्ट का अलग हो जाएगा, एसिड का अलग हो जाएगा, बेसिक का अलग होगा। बेसिकली अगर हम बात करते हैं NaOH का, तो NaOH का एन फैक्टर कितना होता है, यानी कितना OH माइनस वो दे रहा है पानी में जाने के बाद से, तो एक ही है तो एक ही देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। तो अगर इक्विवेलेंट वेट बात करें, तो इसका जो गिवन वेट होगा, मान के चलिए हमको सवाल दिया गया है, सवाल क्या है 20 ग्राम NaOH दिया गया है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए। इक्विवेलेंट वेट तो सबसे पहले हम गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर कितना है 1 है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 0.5 जो कि सेम होगा, मोल और ये सेम होगा। सर नॉर्मलिटी किसे कहते हैं, तो नॉर्मलिटी को डिफाइन करने के लिए नॉर्मलिटी को एन से डिफाइन करते हैं। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किस में लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे। अगर वॉल्यूम ml में लिखेंगे तो हम लोग ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके अगर देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर यहाँ पर सॉल्व करके लिख देंगे इनटू एन फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है अगर ml में लिखेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो फाइनली जो नॉर्मलिटी का सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया, ये वाला आ गया। क्लियर है सर, ये अब आ तो गया, नॉर्मलिटी समझ में आ गया। नॉर्मलिटी अगर पूछेगा तो हम लिख देंगे। सर ये क्या सवाल में कैसे आता है, तो देखिए सवाल 3 बार पूछा गया है, 3 साल का, अलग अलग साल का है। ठीक है, और हर साल का पहला सवाल ये होता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी से आप क्या समझते हैं, तो नॉर्मलिटी से हम ये समझते हैं। क्लियर है, 2 नंबर का सवाल है, डिफिनेशन लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है और जो है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन।
ये देखिए, ये दूसरा सवाल है और साथ ही साथ ये तीसरा सवाल है। डिफाइन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को डिफाइन कीजिए, तो डिफाइन तो कर ही सकते हैं, लेकिन हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन यूजिंग 100 ml। तो ये सारा चीज देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके देखें। तो पहले नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन तो पता चल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालना है हमको, तो नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको तो पता ही है, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू यानी गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। ये जो 20 दिया हुआ है ये क्या है, गिवन वेट दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमको निकालना है, तो नॉर्मेलिटी बराबर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है इसका, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, NaOH का 1 होता है ना, अभी ने बताया ना। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर ml में लिखेंगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्लियर है। तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी फाइनली जो निकल के आएगा, W बराबर कितना है 20 और MW बराबर 40। सर 40 कैसे लिख दिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने MW अभी कैलकुलेट किया ना, ऊपर देखो। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का MW ये क्या है, MW तो है मोलिकुलर वेट, कैसे निकाला है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। याद करना होता है, ठीक है। या नहीं याद किया तो रट्टा मार जाओ बस, अब तो एग्जाम आ गया बिल्कुल, क्लियर है। वैलेंसी फैक्टर 1, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ऊपर क्या है 1000 और नीचे क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ml में लिखेंगे तो ऊपर 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 जीरो कैंसिल, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से और ये 2 5 जा 20, तो नॉर्मेलिटी बराबर कितना आ जाएगा 5, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो n बराबर 5, क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, डिफाइन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी डिफाइन कर देना है, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर 0 पॉइंट नॉर्मल सोल्यूशन, कैसे आप बनाएंगे 0.1 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन। बेसिकली आपको ये वेट पूछा है, कितना वेट लेंगे आप और कितना 100 ml में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता क्या क्या है वो पहले यहाँ पे लिख लेंगे। आपको नॉर्मेलिटी पता है, नॉर्मेलिटी कितना है 0.1 नॉर्मल का है, ठीक है। पता है कि नहीं पता, और क्या पता है, गिवन वेट निकालना है, यही तो निकालना है। और आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml। साथ ही साथ आपको मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम, क्लियर है। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला पे पुटअप करेंगे देखेंगे, तो यहाँ पर पता चलेगा W अपॉन MW इंटू एन फैक्टर, क्लियर है। और यहाँ पर ये क्या लिखेंगे 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में, हमको निकालना है W, तो W को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको अपोजिट साइड लेके चले जाएंगे। तो नॉर्मेलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर कितना है 1 है, तो 1 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ml में लिखेंगे, ठीक है। और अपॉन 1000, ये W जो हमारा फाइनली कैलकुलेट करके आएगा, सबका वैल्यू पुटअप करेंगे, n का वैल्यू कितना है 0.1, तो 0.1 लिख देंगे, ठीक है। और MW का वेट कितना है 40, तो 40 लिख देंगे, कितना है 40। और वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 लिख देंगे, सिंपली है। आप 1000 1 2 3, 1 2 और ये 3, क्लियर है। 4 इंटू 0.1, तो W बराबर कितना आ जाएगा 0.4 ग्राम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सर ये आंसर में क्या लिखेंगे, तो आंसर में आप लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज में या ये लिखेंगे कि डिजॉल्व 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि हमको ये 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है ना, तो लिखें टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन डिजॉल्व 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। ये हम लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी में क्या होता है कि हर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ये था कि जो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर यानी H प्लस प्रोटॉन डोनर, उसे क्या बोलते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसे क्या बोल दिएगा बेस, ठीक है। लेविस एसिड, लेविस बेस, लेविस के अकॉर्डिंग क्या था, लेविस साइंटिस्ट जो था, लेविस साइंटिस्ट उसके जो पास जो था लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर को एसिड,
एक्सेप्टर को एसिड कह दिया गया लेविस के पास से, ठीक है। तो ब्रोंस्टेंट लॉरी अलग है, लेविस अलग है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर ऐसे एसिड, क्लियर है। लोन पेयर डोनर बेस, क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे जो लोन पेयर बेसिकली क्या होता है, ये लोन पेयर जो भी होता है तो लोन पेयर पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना। तो लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या है, बेस है। ठीक उसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यानी प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन डोनर क्या हो जाएगा, एसिड, और बेस क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्लियर है। ये चीज समझ में आया। व्हेन अ ब्रोंस्टेड लॉरी लूजेस प्रोटॉन कंजुगेट बेस इज फॉर्म्ड, इस चीज को समझेंगे। ये चीज कह रहा है कि अगर कोई एसिड है, जैसे कि ये एसिड है हमारा HA, ठीक है, ये क्या किया, H प्लस और A माइनस में टूट गया, ठीक है। ये क्या क्या प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। प्रोटॉन डोनर क्या है, तो ये एसिड है। ये क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया कि नहीं किया, H प्लस आयन को डोनेट किया। कोई एक कंपाउंड है वो जो H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है तो क्या है, एसिड है। तो यहाँ बोला है ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड लूजेस प्रोटॉन कंजुगेट बेस इज फॉर्म, और ये जो बना ये क्या है, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, क्लियर है। ये चीज लाइन क्लियर है, उम्मीद करते हैं। सिमिलरली जब बेस होगा वो क्या होगा, गेन प्रोटॉन एंड कंजुगेट बेसिस फॉर्म, ठीक, उसका वो बेस का बना देंगे, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ ये एग्जाम में पूछा गया है, क्या है समझेंगे। ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। वोल्टेज यानी V, ठीक है, वोल्टेज को V से डिनोट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ कहता है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, जब इसको हम हटाते हैं V बराबर IR, ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो R आता है, क्लियर है। ये R क्या है सर, R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन ओम्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। ओम्स लॉ उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। दो दो नंबर का पूछ रहा है तो क्या ही आप लिखेंगे, ठीक है, तो ज्यादा ध्यान भी नहीं देना। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का जो सॉल्वेंट्स होता है, सॉल्वेंट्स दैट वी यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर चार तरह का सॉल्वेंट होता है, कौन कौन सा, एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक, और प्रोटोफिलिक एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। और ये चारों सॉल्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लेंगे थोड़ा सा, इसको ये से समझेंगे हम लोग। जैसे कि एक नया ब्लैंक पेज पे समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इस चीज को यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इनर्ट है, केमिकली न्यूट्रल है, नो चार्ज है, इसमें कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। एग्जांपल्स रटने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, आपको याद करना है, ठीक है। प्रोटोजेनिक, प्रोटोन जनरेट करने वाला, यानी प्रोटोन को जनरेट करेगा, ठीक है। प्रोटोजेनिक, देखिए सॉल्वेंट जो है प्रोटोजेनिक यानी प्रोटोन को जनरेट कर रहा है, जाहिर सी बात है जो सॉल्वेंट्स है, ठीक है। सेकेंड नंबर वाला प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि प्रोटोन को जनरेट कर रहा है, प्रोटोन को दे रहा है, ठीक है। तो प्रोटोन को दे रहा है जबरदस्ती, प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन डोनर, क्लियर। अभी हमने पढ़ा जो प्रोटोन डोनर होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, अभी पढ़ा ना। प्रोटोन डोनर क्या होता है, प्रोटोन प्रोटोन डोनर क्या होता है, एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी, क्लियर है। इस चीज को समझेंगे, प्रोटोन डोनर है तो वो सॉल्वेंट कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक सॉल्वेंट, क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल भी जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, जैसे कि H2SO4, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो है, एग्जाम्पल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, एसिटिक एसिड, क्लियर है, समझ में आया। ठीक उसी तरह प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में अभी आपने देखिए, इस चीज को समझ लीजिए, प्रोटोफिलिक यानी प्रोटो का मतलब प्रोटॉन, फिलिक का मतलब होता है टू लव, जो प्रोटॉन को लव करे, यानी प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी H प्लस एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर, H प्लस डोनर था, ये प्रोटॉन डोनर था, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो क्या है, बेसिक, बेसिक
सॉल्वेंट है। क्लियर है? तो ये बेसिक सॉल्वेंट है, तो इससे एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, बेसिक ही हो जाएगा, अमोनिया वगैरह आ जाता है इसमें। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, अमाइन, लिक्विड एंड अमोनिया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। एम्फीप्रोटिक, ये देखिए ये तो न्यूट्रल था, लेकिन ये दोनों को जैसे बिहेव करता है। दिस सॉल्वेंट्स विद एसिडिक एंड बेसिक क्वालिटीज एज वेल एज प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक, दोनों है, प्रोटोजेनिक है प्रोटोफिलिक दोनों है यहाँ पर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये दोनों इसके क्या है एग्जाम्पल। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन ये चीज पूछता है, कभी कभी ये ऐसे प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक के बारे में पूछ देगा, कभी कभी नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है उनके बारे में पूछ सकता है। तो ये आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए पोलरोग्राफी क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, पोलरोग्राफी का जो सिंपल सा डेफिनेशन आपको मिलेगा वो ये होता है, दो डेफिनेशन है, दोनों को समझ लेंगे तो आपको आसानी नहीं होगा। ठीक है, अ मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, एक मेथड है एनालिसिस करने का। ठीक है, इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सैंपल क्या करते हैं, लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया, यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रोड, जिसमें इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं वो खास होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एंड रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, उसमें वोल्टेज जो है एक रेंज में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर है? ये पोलोग्राफी का डिफिनेशन है, ये भी डिफिनेशन सही है और ये भी डिफिनेशन सही है, दोनों आपको मिलेगा। आपको दोनों को याद करना है, चीजें जब लिखेंगे तो समझ समझ के याद करेंगे, लिखेंगे तो आपको आसानी भी रहेगा। ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, पोलरोग्राफी इज अ वोल्टामेट्रिक टेक्निक, क्या है, वोल्टामेट्रिक टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इन विच, जिसमें केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज क्या होते हैं, आयनन या फिर मॉलिक्यूल्स, जिसमें केमिकल स्पेसीज जो भी होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो लिखा हुआ है पोलरोग्राफी इज द वोल्टामेट्रिक टेक्निक इन विच केमिकल स्पेसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है एट द सरफेस, कहाँ, सरफेस पे, किसके सरफेस पे, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के सरफेस पे। क्लियर है? एट अप्लाइड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर है? समझ में आया? जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके हम यहाँ पर सारी एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर है? तो पोलरोग्राफी का डेफिनेशन याद कर लेंगे। अगर आपको नीचे वाला याद हो रहा है तो नीचे वाला ही याद करें, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, 2 नंबर में पूछ रहा है, आप अगर लिखते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखें और ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया तभी हम यहाँ पे बता भी रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी तो है, चलिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन वाज डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, एंड रिडक्शन वाज क्या हो गया, उसका लॉस हो जाना। क्लियर है? और इसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है, और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्लियर है? अब रिडक्शन में ठीक उसका उल्टा हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया। सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिसऑक्सीडाइजिंग में कंफ्यूजन रहता है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है, दोनों से बिल्कुल अलग है। इस चीज़ को समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Mg2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लॉस करने के बाद से जो ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करता है। इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इज सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे बोलते हैं जो ऑक्सीडेशन को कॉज करवाता है। मान के लिए किसी कोई एक सब्सटेंस है जिसके साथ हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया और उसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। ठीक है, इसका जैसे कि ठीक उल्टा समझ लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है,
और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन किया और क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन उसके पास चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया और उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब बढ़ गया। क्लियर है? इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर दिया, घटा दिया। +2 से कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, घट गया। द रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है दैट कॉज रिडक्शन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। देखिए ये सब्सटेंस है, किसी से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया उसके में। ठीक है, Mg से M2+ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। पहले क्या था, 0 और 0 से क्या हो गया, +2 पे चला गया। क्लियर है? समझ में आया? ये दोनों एग्जाम्पल से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया होगा। क्लियर है? एक बार पढ़ेंगे, दोबारा से सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, इस चीज को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। यहाँ पर हमने बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल्स, बेहतरीन बेहतरीन डिफिनीशन यहाँ पे इकट्ठा किया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, हम पढ़ पढ़ के समझा भी रहे हैं इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स। ठीक है, मास्किंग एजेंट और डीमास्किंग एजेंट को ऐसे समझेंगे, हमने एक सब्सटेंस लिया। ठीक है, बीकर के अंदर हमने एक सब्सटेंस रखा, हम उसको पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, उसके अंदर रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस हैं जो कि आसपास मौजूद है। ठीक है, उस बीकर के अंदर और भी सब्सटेंसेस मौजूद है, तो हमें इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से ही रिएक्शन कराना था। तो हमने क्या किया कि सारे जो अदर एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट दिस वन, इसको क्या कर दिया, मास्क आउट कर दिया, उसको छुपा दिया। एक केमिकल डाला जिससे क्या हुआ कि सारे के सारे क्या हो गए, उसके अंदर उससे छिप गए या फिर उसको पकड़ के उसको साइड कर लिया। ठीक है, और उससे पर्टिकुलर से हमने रिएक्शन कराया। रिएक्शन करने के बाद से फिर हम दूसरा एक केमिकल दिए जिससे ये फिर वापस से क्या हो गया, डीमास्किंग, यानी वापस से क्या हो गए, वो बाहर आ गए। क्लियर है? समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। अब डिफिनेशन से पढ़ के समझ लेते हैं। अ मास्किंग एजेंट इज अ रिएजेंट व्हिच इज बेसिकली यूज्ड इन अ केमिकल एनालिसिस दैट रिएक्ट विद समवन केमिकल स्पीशीज, रिएक्ट विद सम केमिकल स्पीशीज, जो किसी केमिकल स्पीशीज के साथ रिएक्ट करता है। दैट माइट इंटरफियर इन गोइंग एनालिसिस वेयर डीमास्किंग, दैट माइट इंटरफियर इन गोइंग एनालिसिस। देखिए मास्किंग एजेंट में क्या होता है कि मास्किंग एजेंट रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जो कि हम लोग केमिकल एनालिसिस में यूज करते हैं, जो कि एक केमिकल स्पीशीज से जाकर के रिएक्ट कर जाता है और वो जो है एनालिसिस में क्या करता है, इंटरफियर करने नहीं देता है। ठीक है, जो कि इंटरफियर कर रहा होता है पहले। ठीक है, ये इंटरफियर कर रहे होते हैं तो इनको क्या करता है, मास्क आउट कर देते हैं। क्लियर है? इन गोइंग एनालिसिस वेयर आर डीमास्किंग, डीमास्किंग जबकि बात करते हैं डीमास्किंग, डीमास्किंग इज द प्रोसेस वेयर द मास्क सब्सटेंस, जो भी हमने मास्क आउट किया है उसको रीगेन कर दिया एबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू अ पर्टिकुलर रिएक्शन विथ इज गोइंग ऑन, जो रिएक्शन चल रहा है उस रिएक्शन के अंदर फिर से उसको क्या कर दिया, पार्टिसिपेट हमने करा दिया। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्टिव डीमास्किंग ऑफ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के लिए। ठीक है, ट्राई इथेनॉल अमाइन इज एडेड विद आल्सो रिएक्ट विद आयरन। ये तो एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? हम लोग देखेंगे को प्रिसिपिटेशन और पोस्ट प्रिसिपिटेशन। ठीक है, को प्रिसिपिटेशन क्या होता है, पोस्ट प्रिसिपिटेशन क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। को नाम से ही क्लियर है, प्रिसिपिटेशन का मतलब तो समझ में आ गया ना, जो प्रिसिपिटेट को फॉर्म करे। ठीक है, को का मतलब साथ में, पोस्ट का मतलब बाद में। तो को प्रिसिपिटेशन हैपेंस व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्लियर है? जैसे कि हमने एक रिएक्शन, जैसे कि एक सब्सटेंस है, हमने रिएक्शन इसमें डाला, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या हुआ कि दो अलग अलग प्रिसिपिटेट एक ही साथ फॉर्म हो रहा है। एक AgCl का भी हो रहा है, जैसे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड का भी प्रिसिपिटेट हो रहा है साथ में, और यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड का भी प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि सिल्वर क्लोराइड का कौन है, सोडियम क्लोराइड का कौन है? तो ये को प्रिसिपिटेट क्या होता है, बहुत खराब होता है, ये आपको प्रोडक्ट का जो है यूजलेस बना देगा, बेकार बना देगा। ठीक है, और पोस्ट प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, वाइल पोस्ट प्रिसिपिटेशन हैपेंस व्हेन सब्सटेंस फॉल आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या होता है, बाद में बनता है।
ठीक है, एक प्रिसिपिटेशन बनने के बाद से क्या हुआ, पोस्ट का मतलब होता है बाद, क्लियर है। ये प्रिसिपिटेट बन गया, हम इसको फिल्टर आउट कर लिए, बाद में चला कि बाद में ये दूसरा भी प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो एक साथ बना नहीं, अलग अलग बना, और ये बिल्कुल क्या हुआ, को प्रिसिपिटेट, यानी साथ में, ये क्या हुआ, पोस्ट प्रिसिपिटेट, यानी बाद में बना, क्लियर है। ये साथ में बना, ये बाद में बना, क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये बहुत बार डिफरेंस इसके पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, नहीं समझे तो अब तक समझ लेंगे। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब ऐसे समझेंगे हम लोग कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं, क्लियर है। हमने क्या किया, इसको एक बटकरा, बटकरा समझते हैं ना, तराजू में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो, ये क्या है, बटकरा है। तो वो जो बटकरा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बाटा वगैरह जो भी बोलते हैं अपने अपने लैंग्वेज में, तो वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके हम लोग 1 किलो आलू भी तौल रहे हैं, 1 किलो प्याज भी तौल रहे हैं, 1 किलो चावल भी तौल रहे हैं, यानी अलग अलग सब्सटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, क्लियर है। हमारा प्राइमरी कंसंट्रेशन का वही होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड वही होता है जिसको हम लोग, जिसके मदद से हमने अलग अलग सब्सटेंस का क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, ठीक है। हमें नहीं पता था वो कितना किलो का है, हमने क्या किया, उसको तौलना स्टार्ट किया, पता चला कि ये 1 किलो का, ये आधा किलो का, ये 5 किलो का, समझ में आया। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। और साथ ही साथ प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, हाईली प्योर होता है, हाईली स्टेबिलिटी होता है, हाई इक्विवेलेंट वेट होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब चिपचिपापन, क्लियर है, ठीक है। लो टॉक्सिसिटी होता है, इनएक्सपेंसिव यानी चीप रेट पे अवेलेबल होता है, चीपेस्ट, चीपेस्ट या फिर चीप बोल सकते हैं, मतलब कि कम दामों में अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। रेडिली अवेलेबल यानी इजिली उसको हम लोग अवेलेबल होता है। ठीक, इसका उल्टा क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, देखते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज reagent that has been standardized against the primary standard, क्लियर है। अदर वर्ड्स में इसको क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, जो इसका हम लोग नोन नहीं होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कॉमनली सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझने के लिए हमने क्या किया है, इजी लैंग्वेज में इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर फिनेप्थलीन। फिनेप्थलीन क्या है, फिनेप्थलीन, फिनेप्थलीन क्या है, क्या है भैया, इंडिकेटर है। ये कैसे काम करता है, हाउ इट्स वर्क, ये पूछा गया है, ठीक है। फिनेप्थलीन क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड, ठीक है। और ये एसिड में अलग कलर शो करता है और बेसिक में अलग कलर शो करता है, ठीक है। एसिड में क्या होता है, कलरलेस, और बेस में क्या होता है, पिंक कलर होता है, ठीक है। सर ये वर्क कैसे करता है, इसको समझेंगे। फिनेप्थलीन को मान के चलिए पीएच से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। पीएच और एच, एच यहाँ पर इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे ये एसिड, वीक एसिड है ना, तो इसको एक साथ एच इसलिए जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए फिनेप्थलीन को अगर हम लोग एच पी एच से नोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि जब इसको पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। एच प्लस और पी एच माइनस, ठीक है। और ये एच प्लस है, ये पी एच माइनस है, ये वीक एसिड है तो जाहिर सी बात है एच प्लस डोनेट करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। और ये जब बेस होगा तभी क्या होगा, ये उसके साथ जाकर के रिएक्ट करेगा, एच प्लस जाकर के उसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो बचेगा ये कलर शो करेगा, कौन से कलर का, पिंक कलर का शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, इसको देखिए। बेसिकली क्या होता है कि एच प्लस और पीएच माइनस, इस चीज़ को समझेंगे। हमारा क्या है कि ये एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, आप ही बताइए। हमने इसका बात नहीं करना है, जैसे कि हमने ले लिया H2SO4 ले लिया या फिर HCl ले लिया, ठीक है। HCl में हमने क्या डाल दिया, फिनोप्थलीन डाल दिया, ठीक है। तो HCl भी ऐसा ही करेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन ड्यू टू HCl क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो एसिडिक कंडीशन में ये पहले से ही ज़्यादा है, तो ये क्या वीक एसिड तो है ही, तो ये कभी टूटेगा ही नहीं, ये रिएक्शन इधर की तरफ आएगा ही नहीं, ये रिएक्शन इधर ही रहेगा, हमेशा इधर ही शिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो ये इस वाले फॉर्म में रहेगा, और इस वाले फॉर्म में कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। अब ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, ये वाला, ठीक है। क्या होने लगा, कम होने लगा। जब कम होगा
क्यों कम होगा? क्योंकि मान के चलिए Cl आयन जो है कंजप्शन होते जा रहा है, होते मालूम चला कि एक ऐसा वक्त आया कि Cl आयन पूरा कंजप्शन हो गया, तो जाहिर सी बात है H और प्लस दो H और Cl दोनों इक्वल अमाउंट में था, तो H खत्म हो रहा है तो Cl खत्म हो रहा है तो H भी खत्म होगा। ठीक है, ये जब पूरा डिसोसिएट हो गया और ये जो H प्लस आयन था यहाँ पर, ये खत्म कैसे हुआ? जैसे कि यहाँ पर कोई एक बेस आया, बेस आकर के H प्लस आयन से रिएक्ट करते जा रहा है, 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 तो बाद में जो HCl था वो तो पूरा डिसोसिएट हो गया। अब क्या होगा कि ये फिनोल्फथालीन जो हमने डाला था वो डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। क्लियर है? जब सबसे लास्ट में जब ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयन और pH माइनस में टूटेगा, जो कि pH माइनस कौन से कलर का शो करेगा? पिंक कलर का शो करेगा। क्लियर है? इस सारा चीज को आप लैंग्वेज में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर कैसे वर्क करता है समझ में आया? अब हम देखेंगे लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है इस चीज को समझिए। ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ लेवलिंग इफेक्ट और सॉल्वेंट इफेक्ट रिफर टू द फिनोमेना वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के स्ट्रेंथ को यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं? लिमिटेड कर देते हैं बाय द बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हाईली बेसिक सॉल्वेंट, क्या हाईली बेसिक सॉल्वेंट, अगर हम लोग कोई हाईली बेसिक सॉल्वेंट लेते हैं, ऐसा सॉल्वेंट जो क्या है? बेसिक नेचर का है और क्या है? हाईली बेसिक नेचर का है। क्लियर है? तो जब हाईली बेसिक नेचर का हमने जो सॉल्वेंट लिया है, उस सॉल्वेंट में, इन हाईली बेसिक सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में जो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा, वो भी किसके जैसा बिहेव करने लगेगा? बिहेव्स एज अ वीक एसिड, बिहेव्स एज अ वीक एसिड। ये चीज को समझिएगा। हाईली बेसिक सॉल्वेंट, हाईली बेसिक सॉल्वेंट यानी बेसिसिटी क्या है? सॉल्वेंट का ज्यादा है। अभी हमने पढ़ा बेसिक सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इस चीज को देखिएगा, ये जो हमने पढ़ा था, ये जो है क्या था? बेसिक सॉल्वेंट था, क्या था? अमाइन, लिक्विड एंड अमोनिया। ठीक है, तो ये जो क्या था? बेसिक सॉल्वेंट था। बेसिक सॉल्वेंट यानी प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक यानी प्रोटोन लवर, प्रोटोन जबरदस्ती लेगा। ठीक है, वो तो प्रोटोन देने के लिए तैयार है। कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इस एसिड क्या है? H प्लस डोनर ही तो एसिड होता है ना। ठीक है, तो ये प्रोटोन तो दे ही रहा है। कौन? एसिड दे ही रहा है, लेकिन ये जबरदस्ती ले रहा है। जितना दे रहा है उससे ज्यादा मांग रहा है, उससे ज्यादा मांग रहा है, तो ये डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी वो कैसा बिहेव करने लगेगा? वीक एसिड, यानी प्रोटोन का डिमांड वो क्या करेगा? कम सप्लाई करने लगेगा। वो तो दे ही रहा है, वो अपने एक इक्वल अमाउंट से, जैसे कि HCl है, HCl तो जिस अमाउंट से डिसोसिएट होता है वही उसी अमाउंट से डिसोसिएट होगा ना। H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ही टूटेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए H प्लस ज्यादा कंसेंट्रेशन यहाँ पर रहेगा, लेकिन ये जितना था वो तो ठीक था, ये पानी में डिजोल्व हो रहा था, वाटर में लेके जा रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा बिहेव तो कर ही रहा था। लेकिन हमने इसका जो सॉल्वेंट था वही चेंज कर दिया। कैसा सॉल्वेंट ले लिया? बेसिक सॉल्वेंट ले लिया। अब वो प्रोटोन का जो डिमांड था वो दुगुना हो गया, लेकिन ये उसी रेट से डिसोसिएट हो रहा है। ये तो अपने रेट में कम और ज्यादा नहीं कर रहा है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी वो क्या हो गया? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी वो वीक एसिड के जैसा बिहेव करने लगा। क्लियर है? इसी चीज को क्या बोल दिया? लेवलिंग इफेक्ट बोल दिया गया। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। इन अदर वर्ड्स, द सॉल्वेंट कैन हैव लेवलिंग इफेक्ट on the properties of the acid or base. This means that highly basic solvent, क्या है? highly basic solvent, even in highly basic solvent, even very strong acid, यानी कि highly basic solvent में बहुत ही ज्यादा strong acid वो भी कैसे जैसा बिहेव करने लगता है? वीक बेस की तरह। ठीक उसी तरह इन हाईली एसिडिक सॉल्वेंट, यानी हाईली एसिडिक सॉल्वेंट में इवन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव्स एज अ वीक बेस। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको लेवलिंग इफेक्ट समझ में आया होगा। क्लियर है? यहाँ पर हमने लिखा है, ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये आपके पढ़ने के लिए लिखा है, और यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, ये सारा चीज इसलिए लिया है और इजी लैंग्वेज में है ताकि आप पढ़ के आसानी से समझ सके, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल करीब है और आप पढ़ के समझेंगे और इस चीज को रट के याद करके उस वहां पर लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। वीडियो के में आगे बढ़ने से पहले हम ये बात बता दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट कहते हैं कैसे, लेवलिंग इफेक्ट समझ में आया उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट को समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्वेंट इस्तेमाल किए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट डिफरेंट डिफरेंट मतलब सॉल्वेंट डिफरेंट डिफरेंट बिहेव्स करता है। वही सारी बातों को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में क्या होता है। जो आपने एग्जांपल पहले से डिफिनेशन पहले से रट रखा, उस चीज़ को अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है। चीज़ों को समझना मेन होता है। कंटेंट यहाँ से देख लेंगे क्या क्या लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में, वो सारी बातें है यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोग एसिड को क्या करते हैं, व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, जब एसिड को डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने एक एसिड लिया, तो ये जैसे कि एसिड लिया, फॉर एग्जांपल ये हमने एसिड लिया और इसको क्या कर दिया, डिजॉल्व करा दिया। ये मतलब सिंबल क्या था, इक्विवेलेंट का। टूट भी रहा है और ये फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो H प्लस आया तो डोनेट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कंजुगेट बेस पेयर। ठीक है, ये एसिड प्रोटोन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इट कैन डोनेट प्रोटोन। क्लियर है? द सॉल्वेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस क्या कर रहा है, बना रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये कितना अच्छा एसिड है, ये चीज किस पे डिपेंड करता है कि कितना तेजी से वो प्रोटोन को डोनेट कर रहा है, और उसके कंजुगेट बेस पेयर जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है। क्लियर है? डिफरेंट सॉल्वेंट कैन हैव डिफरेंट एबिलिटी टू स्टेबलाइज द कंजुगेट बेस ऑफ द ऑफ एन एसिड। अगर हम लोग सॉल्वेंट जो हम जिसके अंदर हम लोग ने ये एसिड को डाला है, ठीक है, जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने ये एसिड को डाला है वो उस पर भी डिपेंड करता है, यानी डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एबिलिटी टू स्टेबलाइज द कंजुगेट बेस, जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो इस सॉल्वेंट के अंदर कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, तो यानी ज़्यादा ये डिसोसिएट होगा और रिएक्शन कैसा होगा, राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अगर ये कंजुगेट बेस जो बन रहा है ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, रिएक्शन कौन सा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और ये क्या होगा, इजिली डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर है? इस चीज को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉल्वेंट हैव हाईली पोलर, आई कैन सॉल्वेटेड द नेगेटिव चार्ज ऑन द कंजुगेट बेस वुड टेंडेंसी टू स्टेबलाइज द कंजुगेट बेस एंड मेक द एसिडिक वीकर। ये चीज कहना चाह रहा है कि ए सॉल्वेंट दैट हैज हाईली पोलर, एक ऐसा सॉल्वेंट है इसके अंदर वो क्या है, हाईली पोलर है। ठीक है, कैन सॉल्वेट द नेगेटिव चार्ज ऑन द कंजुगेट बेस वुड टेंड टू स्टेबलाइज द कंजुगेट बेस, जो कंजुगेट बेस बन रहा है उसके स्टेबलाइज करेगा, मेक द एसिड वीकर, और एसिड क्या बनाएगा, कम बना, वीकर बना देगा। ऑन द अदर हैंड द लेस पोलर सॉल्वेंट माइट नॉट सॉल्वेटेड द नेगेटिव चार्ज एज वेल एज मेकिंग द एसिड स्ट्रॉन्गर। क्लियर है? इस चीज को ऐसा बताना की कोशिश कर रहा है कि जो ये निगेटिव चार्ज बना, ठीक है, यहाँ इसके अंदर, ठीक है, ये H प्लस आयन और ये ए माइनस दोनों टूट रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो ए माइनस बना, यानी निगेटिव जो बेस पेयर बना, अगर ये वाला बेस पेयर स्टेबल है, यानी स्टेबल है, देखिए क्या है, कंजुगेट बेस वुड टेंड टू स्टेबलाइज, ठीक है, द कंजुगेट बेस स्टेबलाइज द कंजुगेट बेस, जो कंजुगेट बेस बना उसको स्टेबलाइज करेगा, तो ये क्या होगा कि रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। और जब रिएक्शन राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या, ये डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, तो ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये पूरा का पूरा जब डिसोसिएट हो जाएगा तो ये एसिड कैसा बन जाएगा, कमजोर बन जाएगा। क्लियर है? यानी डिसोसिएट हो जाएगा। अब वही अगर नहीं टूटेगा तो वो वैसा ही रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? उम्मीद करते हैं डिफरेंशिएटिंग और लेवलिंग इफेक्ट समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर ईडीटीए का पूछा गया कि ईडीटीए का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन इथाइलिन डाइअमाइन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। क्लियर है? ये इसका फुल फॉर्म हो गया ईडीटीए का। ठीक है, बाद में आप लोग इसको पढ़े भी हैं। देखिए अब इसको, ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा याद करने वाला स्ट्रक्चर है, इसको पूरा आपको याद ही करना है। ठीक है, इसको आसान तरीका से याद कैसे करें सर, तो आसान तरीका से बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हो, ऊपर नीचे कार्बन बना दें और दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच कर दें। ठीक है, और एक इधर नाइट्रोजन, एक इधर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन से एक दो, एक दो CH2 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 CH2। ठीक है, फिर एक दो तीन चार, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH,
और सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, एच और एच, हमने ऐसे याद किया था। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों सही है, स्ट्रक्चर सही है, तो जाहिर सी बात है, क्लियर है। तो ये आप बिल्कुल एकदम एज इट इज रट जाएंगे, क्लियर है। ईडीटीए, व्हाट इज पीएच, पीएच किसे कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन पोटेंज, पीएच इज स्टैंड फॉर हाइड्रोजन पोटेंशियल, ठीक है। इट रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, किसी भी जैसे कि पीएच हम लोग क्या होता है मेजर करते हैं, तो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन, बेसिकली हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, माप रहे होते हैं। जो हमारा पीएच स्केल होता है वो क्या होता है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 14 तक का लेवलिंग होता है, जिसमें जो 7 होता है वो बिल्कुल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्लियर है। 0 से 7 तक एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, और यहाँ से 7 से 14 तक क्या होता है, बेसिक होता है, क्लियर है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। पीएच का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पीएच इक्वल टू निगेटिव लोगारिथम ऑफ माइनस निगेटिव लोगारिथम एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, क्लियर है। पीएच इक्वल टू निगेटिव लोगारिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये चीज इसका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, क्लियर है, समझ में आया। पीएच क्या है समझ में आया, ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है, इसका सेपरेट हमने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उस चीज़ को जरूर देखिएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें रिएक्शंस हम लोग ये याद करना होता है, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे मोहर्स मेथड को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। पहले इसको रिएक्शन लिख लेते हैं। जो रिएक्शन है वो एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, और हम आपको इसमें भी याद करना है, वोल्हार मेथड में भी याद करना है, ठीक है। तो बेसिक जो है वो आप इसी में याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको दोनों में याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो रिएक्शन है कुछ ऐसा है, सबका नीचे नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे तभी जाकर के वो क्या होगा, रिएक्शन मान्य होता है। कोई भी रिएक्शन लिखेंगे अगर नाम नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो इसके नीचे इसका नाम लिख लेंगे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड करें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसके नीचे इसका नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये NaCl का रिएक्शन इसके साथ कराए तो AgCl का क्या बना, प्रिसिपिटेट बना, क्लियर है, समझ में आया। अब इसमें जो हम लोग जैसे कि ये वाला जो रिएक्शन है इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। हमने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, और एक कोनिकल फ्लास्क में क्या क्या डाल रहे हैं, और उसमें एक ब्यूरेट है, ठीक है, ब्यूरेट के अंदर क्या क्या ले रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ब्यूरेट सीधा नहीं बना है, ठीक है, आप लोग सीधा बनाएंगे, ये एग्जाम में लिखेंगे ताकि आपको जो है एग्जामिनर पता रहे कि बच्चों को पता है कि कौन चीज़ कहाँ लिया है उन्होंने, ठीक है। AgNO3, क्लियर है। इसके अंदर हमने क्या डाला, सबसे पहले NaCl डाला, ठीक है, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, क्लियर है। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने डाला इंडिकेटर, क्या डाला, इंडिकेटर, इंडिकेटर। इंडिकेटर जो इस्तेमाल कर रहे हो क्या है यहाँ पर, इंडिकेटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है, पोटासियम क्रोमेट, K2CrO4, क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, पोटासियम क्रोमेट, याद करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर ब्यूरेट में से जब AgNO3 आया तो AgNO3 का Ag और NaCl का Cl रिएक्ट करके पहला क्या बना, AgCl का प्रिसिपिटेट बन गया, ठीक है। जब NaCl पूरा कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, अब इसके अंदर क्या आया, ये इंडिकेटर आया K2CrO4, ये तो अभी भी कंटिन्यू है, AgNO3 ऊपर से तो आ रहा है लेकिन NaCl क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या होगा कि ये जो AgNO3 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, K2CrO4 के साथ। तो सेकेंड वाला जो रिएक्शन होगा K2CrO4 के साथ क्या रिएक्शन करेगा, ये AgNO3, क्लियर है। AgNO3 कहाँ लिया है हम लोग, ऊपर ब्यूरेट में लिए हैं, क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, Ag2CrO4, ठीक है, और 2KNO3, क्लियर है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये क्या है, K2CrO4 यानी पोटासियम क्रोमेट, सिल्वर नाइट्रेट, और ये सिल्वर क्रोमेट, ठीक है। इसका नीचे नाम लिख लेंगे, सिल्वर क्रोमेट है ये, क्लियर है। और ये कौन से कलर का ये जो प्रिसिपिटेट जो ये फाइनली प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा, ब्राउन कलर का, ठीक है। और ये क्या है, पोटासियम नाइट्रेट, क्लियर है। पोटासियम, कोई भी रिएक्शन है उसके नीचे अगर नाम नहीं लिख रहे तो वो रिएक्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है।
एग्जामिनर उसको नंबर पूरा नहीं देगा, ठीक है। पूरा रिएक्शन लिखने के बावजूद भी पूरा नंबर नहीं देगा जब तक उसके नीचे आप नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है। दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है कि ये जो AgNO3 है जाकर के इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन कलर, और कौन सा कलर हो जाएगा, ब्राउन। क्लियर है। अभी देखा ना, ये ब्राउन कलर बना कि नहीं बना, ये वाला ब्राउन कलर, वही वाला ब्राउन कलर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जो भी रिएक्शन होता है उसका एक ये होता है, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फैक्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट फैक्टर। तो जब ये हमने पढ़ा कौन सा, ये मोहर्स मेथड, तो मोहर्स मेथड में जो इक्विवेलेंट फैक्टर है इसको याद कर लीजिए, each ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल AgNO3 इज AgNO3 का क्या सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 0.00584 ग्राम। ये क्या है, 5845 ग्राम ऑफ NaCl। क्लियर है। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा तो आपने टाइट्रेशन का मतलब ही नहीं समझा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फैक्टर जो है किसी भी टाइट्रेशन का जो है, जो रिजल्ट होता है वो ये रिजल्ट होता है इक्विवेलेंट फैक्टर। इक्विवेलेंट फैक्टर अगर नहीं लिखा तो आपने रिएक्शन को परफॉर्म ही नहीं किया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो ये चीज़ आप बना देंगे, अच्छे से बना करके आप सब एक्सप्लेन कर देंगे और यहीं पर इक्विवेलेंट फैक्टर लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। और रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन तो लिखना ही है। तो ये जो भी रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के नीचे नाम नहीं लिखेंगे तो आपका रिएक्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगेन बता रहे हैं, वोलार मेथड पे भी हमने जो है वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो इस चीज़ को जरूर देखिएगा। कंटेंट क्या लिखना है वो चीज़ आपको वहाँ जब वीडियो जाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि लिखना क्या है। वोलार मेथड देखिए समझेंगे, वोलार मेथड में क्या पढ़ना है वो चीज़। वोलार मेथड अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, मोहर्स मेथड, वो टाइट्रेशन कर रहे थे। इस वाले को बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, बाइक टाइट्रेशन। बाइक टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोबारा से टाइट्रेशन हम लोग कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं, दोबारा से टाइट्रेशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं देखेंगे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने पहला रिएक्शन जो लिखा था वो चीज़ यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3, और ये क्या बना था, AgCl का प्रिसिपिटेट, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट, और क्या बना था, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है। और ये देखिए यहाँ पर जो AgNO3 हमने अभी लिया, ठीक है। NaCl तो ब्यूरेट कोनिकल फ्लास्क में तो लिया ही है, लेकिन ये AgNO3 क्या ले लिया हमने, एक्सेस में ले लिया, ज़्यादा ले लिया। इसका अमाउंट कम है और इसको हमने बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो NaCl सारा कंज्यूम होने के बाद भी ये जो है एक्सेस में जो हमने लिया ये क्या हो रहा है, बच जा रहा है। तो ये जो बच जा रहा है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस चीज़ को साफ साफ लिखेंगे ताकि AgNO3 ये क्या हुआ, रिमेन, रिमेन यानी बच गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड रिमेन्स और अनरिएक्टेड, ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, देखेंगे। जो अनरिएक्टेड बचा Ag क्या था, AgNO3 जो एक्सेस में हमने लिया वो क्या हुआ, अनरिएक्टेड बच गया। अब इस चीज को हम समझेंगे फिगर के थ्रू, पहले समझ लेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ये क्या है, ब्यूरेट है, ठीक है। ब्यूरेट में क्या लिया है, कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया है, वो चीज को समझेंगे। सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क में वही हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया है। क्लियर है। जो NaCl का सॉल्यूशन आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया है उसमें हमने क्या मिला दिया, क्या मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट। सर सिल्वर नाइट्रेट ऊपर लेंगे, नहीं, सिल्वर नाइट्रेट इसी में मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो इसी में जब मिक्स कर दिया दोनों, तो पहला तो सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे प्रिसिपिटेट तो बन ही गया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ AgCl क्या लिया था हमने, एक्सेस में लिया था। तो ये एक्सेस में क्या हुआ, ये बच गया, अंदर की तरफ बच गया। जो अंदर की तरफ बचा हुआ है AgNO3 उसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, इसका बैक टाइट्रेशन किया। क्या किया, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन किसके साथ किया, अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ। किसके साथ, अमोनियम थायोसाइनाइड।
अमोनियम थायोसाइनाइड। क्लियर है? अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ ये वाला जब रिएक्शन हम लोग करवाए तब क्या हुआ कि एक इंडिकेटर भी तो इस्तेमाल करेंगे ना हम लोग, ठीक है? तो ये इंडिकेटर भी इसमें इस्तेमाल करेंगे लोग। कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे लोग? तो इंडिकेटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें इंडिकेटर का नाम है अमोनियम फेरोसाइनेट, अमोनियम फेरिक सल्फेट। देखेंगे यहाँ पर अमोनियम फेरिक सल्फेट। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिकेटर, इस चीज को यहाँ यहाँ चीज समझेंगे, ठीक है? जो इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिकेटर क्या है? अमोनियम फेरिक सल्फेट। क्लियर है? अमोनियम फेरिक सल्फेट, इसका नाम क्या है? अमोनियम फेरिक सल्फेट। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये इंडिकेटर लिए हैं, समझ में आया होगा। अब देखिए ये वाला जो रिएक्शन था अंदर की तरफ हो रहा था, पहला ये जा करके दोनों रिएक्शन किया, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। अब उससे कोई लेना देना नहीं है, बचा क्या एक्सेस में? AgNO3 बचा। वो AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? NH4HCN के साथ। तो ये चीज हम यहाँ पर लिख देंगे, जो AgNO3 एक्सेस में बचा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो यहाँ पर पहले हमने साफ पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है? जो AgNO3 है जो हमने एक्सेस में लिया था, रिमेन्स जो बच गया था, रिमेन्स या फिर अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड AgNO3 जो बचा था, ठीक है? वो वाला रिएक्शन किसके साथ किया? इंडिकेटर के साथ। इंडिकेटर क्या है यहाँ पर? अमोनियम, सॉरी इंडिकेटर नहीं, ऊपर जो ब्यूरेट में लिया था अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ। क्लियर है? अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा जो हमने ब्यूरेट में लिया है, ठीक है? बैक टाइट्रेशन कर रहे हैं कि नहीं? बैक टाइट्रेशन किसके साथ कर रहे हैं? बैक टाइट्रेशन विथ किसके साथ? अमोनियम थायोसाइनाइड। अमोनियम, अमोनियम थायोसाइनाइड। क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनियम थायोसाइनाइड। क्लियर है? अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ हमने क्या कराया? बैक टाइट्रेशन कराया। और बैक टाइट्रेशन के बाद से क्या मिला हमें देखेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट बना, क्या बना? AgSCN। क्या बना? AgSCN यानी सिल्वर थायोसाइनाइड, सिल्वर थायोसाइनाइड। क्लियर है? और ये हमारा क्या बना? अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है? सर इसमें कौन सा कलर चेंज हुआ? तो देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे। जब ये पूरा का पूरा, ये एक्सेस में जो हमने लिया था, ये अब पूरा का पूरा क्या हुआ? कंज्यूम हो गया, इसके साथ रिएक्शन कर गया, लेकिन ये अभी भी बूंद बूंद करके क्या हो रहा है? आपके कोनिकल फ्लैक्स में आ रहा है। कौन? अमोनियम थायोसाइनाइड। लेकिन अब ये एक्सेस में तो नहीं बचा, ये तो कंज्यूम हो गया। अब ये कंज्यूम होने के बाद से उस समय क्या होगा? इंडिकेटर आगे आएगा और इंडिकेटर से इसका रिएक्शन होना स्टार्ट होगा, इंडिकेटर से इसका रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो इंडिकेटर हमारा क्या है यहाँ पर? इंडिकेटर क्या है? अमोनियम फेरोसाइनाइड, अमोनियम फेरो सल्फेट, अमोनियम फेरस सल्फेट। ठीक है? इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ? जो ब्यूरेट से आ रहा है, ये ब्यूरेट से आ रहा है। ब्यूरेट से क्या आ रहा है? अमोनियम थायोसाइनाइड। ठीक है? अब ये वाला जो फाइनली जो रिएक्शन दे करके हमारा बना, वो क्या बना? फेरिक थायोसाइनाइड, फेरिक थायोसाइनाइड, तो FeSCN का होल थ्राइस। क्लियर है? फेरिक थायोसाइनाइड। क्लियर है? फेरिक थायोसाइनाइड, इसका जो है फाइनली जो प्रोडक्ट बना फेरिक थायोसाइनाइड, इसको लिख देंगे। जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना? फेरिक थायोसाइनाइड। और यही जो है कलर देता है, कौन से कलर? कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। ठीक है? रेड कलर हमारा फाइनली जो होगा ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये जो हमने वोल्हार मेथड पढ़ा, इसमें क्या किया, बैक टाइट्रेशन किया। सबसे पहले AgNO3 एक्सेस में लिया। जो AgNO3 एक्सेस में हमने लिया था वो किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बैक टाइट्रेशन करा रहे हैं किसके साथ, अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ। जब ये एक्सेस वाला खत्म हो गया तो वो क्या, जो टाइट्रेशन करा रहे थे अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ, वो अमोनियम थायोसाइनाइड अब इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके जो हमारा एंड पॉइंट दे रहा है, एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन कलर। end point is determined by change in color, determined by change in color। और वो कलर कौन सा होगा, रेड कलर, रेड कलर। क्लियर है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको ये मोहर्स मेथड और वोल्हार मेथड का प्रिंसिपल वगैरह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपका जो है क्विक रिवीजन हो सके, ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लिखना है, वो चीज़ आपको समझ में आए। और आप उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करा कीजिए, ताकि पता चले आपने वीडियो देखी है। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।